प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक मर्यादा को गिरा दिया। इन्होंने राजनीतिक संवाद की मर्यादा तोड़ दी है और उसको इस निम्न स्तर पर लेकर चले गए कि उस स्तर पर बैठकर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आरोप लगाना जैसे कि वो स्कैमस्टर हैं, ऐसा हमने कभी प्रधानमंत्री को कहते नहीं देखा। ये प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि पीएम ने सिर्फ सच बोला है। वो सच्चाई है क्या? ये सच्चाई नहीं है? आपने और आप हम नहीं जानते क्या? मीडिया नहीं जानता क्या? इनके पिछले 10 साल के उसमें कितने स्कैम हुए, सब देखा है, जग जाहिर है। पीएम को कांग्रेस के पलटवार का पहले से अंदाजा था। उन्होंने इसका सदन के भीतर शायराना जवाब दिया। शहर तुम्हारा, कातिल तुम, शाहिद तुम, हाकिम तुम, मुझे यकीन है कि मेरा ही कसूर निकलेगा। नोटबंदी को बड़ी बदइंतजामी बताने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम ने मनमोहन सिंह पर तंज किया। राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। पीएम मोदी ने पूछा कि जिस देश की अर्थव्यवस्था पर 35 साल तक मनमोहन सिंह का दबदबा रहा, उस देश का बुरा हाल क्यों है? शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद मनमोहन सिंह समेत कांग्रेसी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। इस पर पीएम ने कहा कि मर्यादा लांघने पर जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। एआईएडीएमके में टूट के आसार बढ़ गए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव के लौटने तक शशिकला नटराजन के 130 समर्थक विधायकों को एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया है। आज शशिकला ने पार्टी ऑफिस में विधायकों के साथ बैठक की और कहा कि कोई भी ताकत पार्टी को नहीं तोड़ सकती। वहीं सीएम पद से इस्तीफा दे चुके ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि जो तमिलनाडु की जनता के साथ है वो उसके साथ है और जरूरत पड़ने पर वो बहुमत साबित करने को भी तैयार है। தமிழக மக்களுடைய உரிமைகளுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம். பங்கம் ஏற்படுகின்ற பொழுது அதனுடைய நியாயத்தை நாங்கள் எடுத்துச் சொல்வோம். மக்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திட்டங்களை தான் நாங்கள் வரவேற்போம். மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்கின்ற திட்டங்களை மத்தியில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் நாங்கள் அதை எதிர்ப்போம் என்று சொல்லி। सूत्रों के मुताबिक शशिकला के सभी विधायक अब दिल्ली आने की तैयारी में हैं। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की मौत की वजहों की सरकार ने जांच का आदेश दिया है। तमिलनाडु के कार्यवाहक सीएम पनीरसेल्वम ने कहा, जांच के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा। वो इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की सिफारिश करेंगे। पनीरसेल्वम का आरोप है कि जयललिता करीब 75 दिन अस्पताल में भर्ती थीं, लेकिन इतने दिनों में एक बार भी जयललिता से उनको मिलने नहीं दिया गया था। यूपी चुनाव के पहले चरण की 73 सीटों के लिए कल शाम प्रचार थम जाएगा। इसके पहले आज गाजियाबाद में पीएम मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। उस विकास के वनवास को समाप्त करके 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। बिजनौर में अखिलेश यादव ने 4 जनसभाएं की। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। साइकिल बची, आज जानते हो
छूट गया होता, लेकिन आपके सहयोग से और ऊपर वाले की मदद से हमें साइकिल दोबारा मिल गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में रैली की। एक सवाल मोदी जी से पूछा, पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को कर्जा किया। बदायूं में मायावती ने अखिलेश सरकार पर बीएसपी सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें अपने नाम से चलाने का आरोप लगाया। गाजियाबाद की चुनावी रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि वो ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब ओबामा बेडशीट खरीदें तो उस बेडशीट पर मेड इन यूपी लिखा हो। जब ओबामा साहब दुकान में जाएं और दुकान में वो एक बेडशीट खरीदें और बेडशीट पे लिखा हो मेड इन उत्तर प्रदेश। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सरकार में आया तो लखनऊ के आम और अचार अमेरिका एक्सपोर्ट होंगे और यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की राष्ट्रीयता हिंदू है। मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे भागवत ने कहा कि अगर मुस्लिम खुदा की इबादत के साथ भारत माता की आरती करें तो इसमें क्या हर्ज है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो भारत माता की आरती करेगा ही, इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है, क्योंकि इबादत से मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से कोई हिंदू है, भारत माता के पुत्र है। भागवत ने बैतूल जेल में जाकर आरएसएस प्रमुख रहे सदाशिवराव गोलवलकर को श्रद्धांजलि भी दी। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि मोहन भागवत किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, तो जेल में कार्यक्रम की इजाजत क्यों दी गई। दिल्ली में राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बच्चों को करियर में आगे बढ़ने का मंत्र दिया। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रा ने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। डॉक्टर चंद्रा ने बच्चों को बताया कि हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है, लेकिन उस पर जीत हासिल करना मुमकिन है। कभी जिंदगी में डरना मत, कोई चीज असंभव नहीं है, उससे कभी भी डरना मत। हमेशा प्रश्न पूछिए। कोई आपसे कहे कि ये आप नहीं कर सकते तो प्रश्न पूछिए, क्यों नहीं कर सकता। आरबीआई ने कहा है कि 13 मार्च से सेविंग्स अकाउंट्स में जमा रकम निकालने की सीमा खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 20 फरवरी से एक हफ्ते में 24,000 की जगह 50,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। It has now been decided to remove these limits in 2 stages as follows. Effective from 20th February 2017, the limits on cash withdrawals from the savings bank accounts will be enhanced to rupees 50,000 per week from the current limit of 24,000 rupees per week. Effective from 13th March 2017, there will be no limits. मौजूदा वित्त वर्ष की आखिरी मौद्रिक नीति की समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.25% पर बरकरार रखा है। In these highly uncertain conditions, the Monetary Policy Committee exercised abundant prudence in keeping the policy rate on hold. आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी का अनुमान 7.1 से घटाकर 6.9% कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार विकास के लिए आवंटित बजट का 12,224 करोड़ यानी 60% हिस्सा अभी तक खर्च नहीं कर पाई है। जी मीडिया के अखबार डीएनए के मुताबिक दिल्ली के बजट में ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और यातायात जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए आवंटित था। इस मामले में मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के कई अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा पर 200 करोड़ खर्च करने, ट्रैफिक एलईडी स्क्रीन के लिए 137 करोड़ खर्च करने और स्कूलों में 100 करोड़ की लागत से सीसीटीवी लगाने के वादे किए थे, जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।